हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम नेक्स्ट 2015 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट बी है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट ए में हम 1 to 10 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। और चलिए 11 to 20 जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छे हैं, इनमें बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं मैथमेटिक्स के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कुछ इस तरह से है। लेट ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर, देन रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल, ऑल इक्वल और एबीसी। ये मुझे चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो बच्चों, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले लो, राइट, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको x माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। देखिए, इट कैन बी रिटन x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और माइनस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ एक टर्म आएगी एक्स स्क्वायर, सिमिलरली इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये मिलके बन गया बच्चों 3x स्क्वायर। करेक्ट। नाउ द टर्म विद एक्स, एक्स के साथ क्या क्या टर्म आएगी तो वो देखिए क्या आएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट आएगा, इस प्रोडक्ट में क्या आएगा देखो, माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स। सिमिलरली इधर आएगा माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स, राइट, इधर आएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। तो ये सब मिला के कितना हो गया, ये हो गया माइनस और 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद एक्स। उसके अलावा देखो अपने पास माइनस एक्स यहाँ है, माइनस एक्स यहाँ है और माइनस एक्स यहाँ है, तो ये मिला के हो गया माइनस 3x। यानी कि इस टर्म को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। नाउ द टर्म विदाउट x, बिना x वाली टर्म देखो यहाँ आएगी BC फर्स्ट प्रोडक्ट में, राइट, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट में AC, फिर AB, और उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या मिलेगी बिना x वाली टर्म, प्लस A प्लस B प्लस C। और अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हो गई बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है डी तो गलत हो गया ना, इसके तीनों रूट तो होने से रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट हो पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब मुझे देखना है कि रूट रियल है या इक्वल है, तो वो हम कैसे देखते हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम चेक करेंगे। तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पूरा यहाँ पे b है, तो आपको मिलेगा 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 और a और c, यानी BC प्लस AC प्लस AB एंड प्लस A प्लस B प्लस C। करेक्ट। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ ओपन करोगे आप तो देखिए 3 का स्क्वायर आएगा 9, करेक्ट, प्लस 4 टाइम A प्लस B प्लस C का स्क्वायर आएगा और आएगा प्लस 3 टू द 6 टू द 12 टाइम A प्लस B प्लस C। अब ध्यान से देखो, इधर कितना हो गया, माइनस 12 इंटू BC प्लस AC प्लस AB और माइनस 12 टाइम A प्लस B प्लस C। तो ये बच्चों डायरेक्टली इससे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं 4 को, राइट, और इसको अगर ओपन कर देते हैं तो ये क्या बनेगा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB BC एंड C, राइट। और यहाँ से जब -4 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस थ्राइस ऑफ BC AC और AB। तो ये मिला के बच्चों, कुल मिला के ये ऐसा बन गया, माइनस AB माइनस BC माइनस C। और आई होप आप सब लोग इस टर्म को पहचानते होंगे। ये जो टर्म है इसको हम अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन 9 प्लस 4 टाइम A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ 4 की जगह हो जाएगा 2। तो ये ऐसे लिखी जा सकती है। और अब ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है और ABC सब डिस्टिंक्ट है, तो हर एक स्क्वायर जो 0 से बड़ा होगा, तो ये सम जो है पक्का हो कैसा होगा, पॉजिटिव। और इसमें 9 ऐड कर दोगे तो भी ये डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेगा।
उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसा है, हमेशा पॉजिटिव, यानी इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके बच्चों, ये है देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ अपने को ये इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे cos 40 डिग्री को यूज किया हुआ है और मुझे a और b कैलकुलेट करके बताने हैं। तो देखिए चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, LHS को तो मैं फिलहाल ऐसे रख लेता हूँ, राइट, और इस RHS को हम क्या लिख सकते हैं, sec 40 को क्या लिख सकते हैं, 1/cos 40, यानी कि ये बन जाएगा a cos 40 डिग्री प्लस b डिवाइडेड बाय cos 40। अब इस स्क्वायर रूट से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा बच्चों 9 - 8 cos 40 डिग्री, ठीक है। ये नीचे यहाँ जो cos 40 का स्क्वायर होगा उसको मैं इधर ले आता हूँ साथ में, राइट, या चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। इधर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर 40 डिग्री, सही है, प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab cos 40 डिवाइडेड बाय cos 40 स्क्वायर। उसको चलो इधर ले आके लिख लेते हैं, cos स्क्वायर 40 डिग्री हो गया। अब एक बार मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ एक टर्म यूज हो रही है 8 cos क्यूब 40। तो cos क्यूब 40 से मुक्ति पाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। देखिए वो फॉर्मूला आई होप आप सबको पता होगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि आप ही बताइए, 4 cos क्यूब 40 डिग्री -3 cos 40 डिग्री, बताओ किसके बराबर होगा ये। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी cos 120 डिग्री के बराबर। और cos 120 का वैल्यू कितना होता है भाई, -हाफ, यानी इस 2 को मैं इधर ले आऊं तो मुझे मिलेगा 8 cos क्यूब 40 डिग्री इज इक्वल टू 6 cos 40 डिग्री -1। नाउ यूज इट इन इक्वेशन 1। इसको उठा के आप इक्वेशन 1 में डाल दो। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 9 cos स्क्वायर 40, करेक्ट बाल को, माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 8 cos क्यूब 40 हुआ, तो उसकी ये वैल्यू मैं यूज कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा -6 cos 40 डिग्री और +1। सामने की तरफ हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2ab cos 40 डिग्री, राइट, और हो गया प्लस b स्क्वायर। नाउ इफ आई कंपेयर द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें बच्चों, तो उससे हमें देखो a और b की क्या वैल्यू मिल जाती है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे, देखो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, a स्क्वायर इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 2ab इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो यहां से आपको a और b की वैल्यू के दो सेट मिल जाएंगे। अगर आप a का वैल्यू लेते हो दोस्तों 3, तो b का वैल्यू लेना होगा -1, और अगर a को लेते हो -3 तो b को लेना होगा +1। तो ये दो वैल्यू आ गई। तो अगर हम दोनों ही सूरत में मॉड ऑफ a प्लस b निकालेंगे तो कितना आएगा 2। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यूज था इस फॉर्मूले का, cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले को यूज करना था, क्योंकि देखो 40 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन 40 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 120 डिग्री उसका वैल्यू हमको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये है देखो क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे आपको देखो fx डिफाइन है एक इंटीग्रेशन की फॉर्म में, राइट, और यहाँ पे आपको ये भी गिवन है कि gx बराबर है fx माइनस एक्स, राइट, और हमें पता क्या करना है कि gx जो है ये x एक्सिस को x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में कितनी बार काटता है, ठीक है, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ रूट हमें पता करने हैं इस इक्वेशन के, राइट, यानी fx माइनस एक्स इक्वल टू 0 के रूट पता करने हैं हमें। कौन से रूट, विच लाइज इन 0 एंड 1। तो देखिए सारा फोकस हमारा इस इंटरवल पे ही होना चाहिए। अब जरा हम fx को देखते हैं। fx बेसिकली क्या है, fx है देखो ये इंटीग्रेशन है इसका। तो एक चीज सोचो, एक तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो भाई, मॉड ऑफ x माइनस टी का, कब, जब t का वैल्यू हो 0 से 1। देखो गौर करने की बात है, यहाँ पे t वेरिएबल है जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और x कांस्टेंट है।
और x जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट 0 और 1 के बीच में आ रहा है। यानी अगर मैं x एक्सिस पे इस तरह से इधर t ले लेता हूँ, इधर y ले लेता हूँ और ये 0 है मान लो, ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं x है। तो मॉड ऑफ t माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? बिल्कुल मॉड t जैसा ही ग्राफ होगा इस तरह से। ओके, और ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये बेसिकली इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरिया देखो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी होगी x, ओके, और ये डिस्टेंस 0 पे इसकी वैल्यू निकालो, t का वैल्यू 0 डालोगे, ये भी कितना आएगा x ही आएगा, राइट। तो ये डिस्टेंस भी x है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। प्लस इधर आ जाओ, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये हो गई 1 माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, तो इसमें t का वैल्यू 1 डालो, तो ये भी कितनी आएगी 1 माइनस एक्स। तो इस तरह से ये एरिया कितना हो गया, हाफ ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बेसिकली ये एफ एक्स हो गया, इसको लेकर के आप यहाँ पुट कर दो। आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, उससे भी आपको यही मिलेगा। तो एफ एक्स कितना आएगा, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर मिला के 2x स्क्वायर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 2x, जो 2 से डिवाइड होके कितना बन गया माइनस एक्स, और एक माइनस एक्स ये रहा, तो ये मिला के हो गया माइनस 2x, और एक टर्म आपको मिलेगी यहाँ से कितनी, प्लस 1/2। अब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट पता करने, देखो ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 ही रूट आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करो तो वो कितना आ रहा है यहाँ पे, हाफ। अगर आप एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करो बच्चों, तो वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 माइनस 2 प्लस हाफ, यानी कि माइनस हाफ। तो ये आ रहा है देखो नेगेटिव, और ये आ रहा है पॉजिटिव, राइट। तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, 0 और 1 के बीच में, या आप क्वाड्रेटिक है तो आप ग्राफ भी जानते हो, इसी तरह टाइप का ग्राफ होगा इसका, राइट। और 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो पॉजिटिव, राइट। तो जैसे मान लो ये 0 है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इधर 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट इसका आएगा। इट हैज एग्जैक्टली वन रूट, इन इंटरवल 0,1। और ये आप जानते भी हो, क्वाड्रेटिक में अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे अपोजिट साइन है तो उसके बीच में एग्जैक्टली एक रूट होता है। तो सही आंसर क्या हुआ यहाँ पे, बी। तो ये भी बेहद आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है कि P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, राइट। तो ऐसे में आपको इस इक्वेशन के नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन पता करना है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन का मतलब x और y के बारे में बात हो रही है। ये कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो आइए देखिए कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करो, इसको देखो सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो या x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अगर आप यहाँ से y कैलकुलेट करोगे देखो, तो वो कितना मिलेगा आपको, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, PQ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस PQ। ये वैल्यू y की आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगी। अब देखो बच्चों, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, तो ये कब पॉसिबल है, जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। तो अब यहाँ से मुझे पता लगेगा कि मुझे x का वैल्यू देखो क्या क्या लेना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सोचो मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ PQ, राइट। लेकिन अगर हम x का वैल्यू PQ ले लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो फिर y तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो चलिए PQ को छोड़ते हैं। अब मैं देखो x का वैल्यू लेता हूँ PQ प्लस 1। तो ऐसा लेने से क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1। तो ऊपर चाहे जो भी हो ये पक्का डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होके y का वैल्यू क्या मिला आपको, y का वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, PQ मल्टीप्लाई विद PQ प्लस 1। और P और Q इंटीजर है तो डेफिनेटली y भी इंटीजर आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, राइट। अब आप देखिए इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉसिबिलिटी और हो जाएगी, समझ में आ रही बात। यानी ये बेसिकली दो सॉल्यूशन है। एक पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी, जब आप एक्स वाई को इंटरचेंज कर लो, आप इसको तो x ले लो और इस वाली टर्म को y ले लो, समझ में आ रही बात। क्योंकि देखिए इक्वेशन जो है ये वाली, ये एक्स वाई में सिमेट्रिक है, तो जो एक सॉल्यूशन x और y के लिए आ रहा है तो उसको आपस में इंटरचेंज करके भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो उसको दोबारा काउंट करने से अच्छा है कि मैं यहीं पे इसका डबल कर लूं। तो इससे मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन। चलो आगे चलते हैं। देखो और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, तो x का देखो नेक्स्ट वैल्यू में ले रहा हूँ
ये PQ तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ना, ताकि PQ से PQ कैंसिल आउट हो जाए, और 1 के बजाय अब मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ P। तो अगर ये वैल्यू देखो मैं यहाँ डालूंगा ना, तो डिनोमिनेटर में बचेगा P और न्यूमरेटर से P कट जाएगा, तो आपको मिलेगा Q इंटू PQ प्लस P, जो कि बेसिकली बन गया PQ इंटू Q प्लस 1। और आप देखिए यहाँ भी इसको इंटरचेंज करके हम दो सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब ऐसे ही एक बार x का वैल्यू हम ले लेते हैं PQ प्लस Q, तो ऐसे में y कितना आएगा, y आ जाएगा PQ इंटू P प्लस 1। तो इसी प्रकार यहाँ से भी दो सॉल्यूशन हमको मिल जाएंगे, राइट। और देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, एक अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू ले लेता हूँ PQ प्लस PQ ही ले लेते हैं, यानी कि 2PQ। तो अगर ये वैल्यू देखिए 2PQ में यहाँ पुट कर देता हूँ, तो नीचे बनेगा PQ से PQ कट गया, और y का वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगा, x के, यानी कि यहाँ पर y बराबर भी हो जाएगा 2PQ। अब यहाँ गौर करने वाली बात है दोस्तों कि अगर आप इसको देखो इंटरचेंज करते हो, राइट, अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो तो उससे यही सॉल्यूशन वापस बनेगा। तो ये सिंगल सॉल्यूशन ही है यहाँ पर, ओके, ये डबल सॉल्यूशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो x का और क्या वैल्यू ले सकता हूं मैं, तो एक तो मैं PQ रख ही लेता हूं, और प्लस अब की बार हम ले लेते हैं देखो P स्क्वायर। तो अगर मैं PQ प्लस P स्क्वायर लेता हूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पुट करिए तो PQ PQ कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ बचेगा P स्क्वायर, और ऊपर क्या है PQ, तो कट के Q बाई P और x से भी देखो P कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों y का वैल्यू कितना आएगा, x से P कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे Q प्लस P, और बाहर क्या बचा होता अपने पास P। तो एक वैल्यू ये आ गई। इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा, दिस कैन बी रिटन P और Q प्लस P। तो बच्चों ये भी आपस में इंटरचेंज करने का इसको भी कोई फायदा नहीं है, एक सॉल्यूशन ये होगा। और ठीक ऐसे ही एक बार हम x को ले लेते हैं PQ प्लस Q स्क्वायर, तो y भी क्या निकल के आएगा आपके पास PQ प्लस Q स्क्वायर। तो एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी नहीं। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, देखिए इसके सॉल्यूशन हो गए 6, तो ये हो गए, और 3 सॉल्यूशन ये हो गए, तो टोटल कितने सॉल्यूशन मिले, 9। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो कि नंबर थ्योरी पे बेस्ड था, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, राइट। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने काफी देखे होंगे, हर बुक्स में इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है। जब x इरेशनल हो तो अलग डेफिनेशन है, x रैशनल हो तो अलग डेफिनेशन। तो ऐसे में देखो कैसे हमको सॉल्व करना है। अब हमें देखो कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है बेटा, कि जैसे तुम किसी भी पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू a और fx निकालोगे, तो क्या होगा बच्चों, जब तुम लिखते हो ना, जैसे x टेंड्स टू a, एक ही जगह कोई नंबर लेके बता देता हूँ, जैसे मैंने 1 लिया, तो मैंने लिया कि भाई x टेंड्स टू 1। तो when we write x tends to 1, it means x is not equal to 1, राइट। इसका क्या मतलब है, x जो है वो 1 के बहुत ही क्लोज है, दिस इज क्लोज टू 1। अब 1 के जब बहुत क्लोज है ना, तो आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये x रैशनल होगा या इररेशनल होगा, यानी यहाँ पर ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, तो अगर इररेशनल हुआ तो फिर ये साइन 1 आ जाना चाहिए, राइट, और अगर रैशनल हुआ तो फिर ये tan 1 आ जाना चाहिए। तो ये दो अलग अलग बातें यहाँ पे आ गई, इसका मतलब लिमिट की दो अलग अलग पॉसिबिलिटी आ गई। जब ऐसा आ गया तो इसका मतलब लिमिट जो है बच्चों वो क्या है, यूनिक नहीं है। और अगर लिमिट यूनिक नहीं हो तो हम क्या कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसकी लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन की, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन रुको देखो, एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो आप बताओ मुझे sin x और tan x बराबर कब होते हैं। तो sin x बराबर tan x का केवल और केवल एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन है, और वो है x बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिमिट निकालूंगा x टेंड्स टू 0 fx, राइट, तो मुझे ये तो पता नहीं है कि व्हेन आई राइट x टेंड्स टू 0, तो x जो है वो रैशनल है या इररेशनल है। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी पे बात कर लेते हैं, तो ये या तो sin x बन जाएगा, या फिर ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x। अब पॉसिबिलिटी आप चाहे ये लो चाहे ये लो, आपको मिलेगा 0 ही, जो कि इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होगा। अगर आप 0 पे वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से tan 0 0 आ जाएगा। तो लिमिट और वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है,
कंटिन्यूअस होगा कहां पर, 0 पर। तो ये फंक्शन केवल और केवल इस एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए देखो पहला ऑप्शन क्या सही है, नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट इन द इंटरवल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस इंटरवल में 0 है, राइट, और वहां पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑन द इंटरवल। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, तो देखो बच्चों जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वहां तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, राइट। तो बाकी सब जगह तो नॉन डिफरेंशिएबल है, केवल और केवल आपको कहाँ चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर। तो आइए देखिए वो चेक करते हैं। तो जैसे मान लो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, राइट, इसी से समझने की कोशिश करेगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h यानी कि माइनस h माइनस f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय h, करेक्ट, माइनस h, सॉरी। नाउ वी कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए f ऑफ 0 तो 0 है ही, और f ऑफ माइनस h है जो मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, इट कैन बी साइन माइनस h, राइट। तो ये ऐसा बन जाएगा, और इट कैन बी लिमिट h टेंड्स टू 0 tan ऑफ माइनस h अपॉन h, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी। और मजे की बात यह है कि दोनों ही लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो इस तरह से इसका LHD आएगा 1। बच्चों अगर तुम RHD निकालो तो जैसा तुम जानते हो क्या चेंजेस होगा यार, यहाँ पे प्लस h आएगा, यहाँ प्लस h आएगा, तो ये साइन h बाई h बनेगा, एंड दैट विल आल्सो टेंड्स टू 1। tan h बाई h भी 1 होगा। तो LHD निकालो चाहे RHD निकालो, दोनों का ही वैल्यू क्या आएगा, 1। यानी कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है। तो दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कौन सा आंसर सही हुआ, देखो बी तो गलत हो गया ना, ये कह रहा है कंटिन्यूअस है कुछ पॉइंट पे, बिल्कुल सही, और डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट पे, तो ये गलत बात हो गई ना। कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट सम ऑफ दीज पॉइंट, ये भी गलत हो गया। कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल दीज पॉइंट, अब ऐसा एक ही पॉइंट है बस जिसपे बात सही हो रही है, सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 से एक चीज तो ये कि अब आपको कैसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, मल्टीपल आंसर टाइप, यानी कि अब एक से ज्यादा आंसर सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 में, 17 में और 18 में। चलिए शुरू करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और सब ये प्रॉपर्टीज गिवन है जो बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको डायरेक्टली याद ही होगी, और नहीं भी याद है बच्चों तो आप इसको चेक कर सकते हो। कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो 3x3 की, है ना, जैसे मैंने ले लिया A B C, राइट, यहाँ पे, और ये X Y Z P Q R, राइट। एक मैट्रिक्स अपन न्यूमेरल मैट्रिक्स ले लेते हैं ऐसे कि 1 2 3, ओके, और यहाँ ले लीजिए 0 0 2 0 0 2 या 3, जो भी करना चाहे। तो अब आप इसमें चेक करिए, देखिए इस मैट्रिक का ट्रेस क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी, और इसका ट्रेस क्या है 6, करेक्ट। अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो बच्चों जब ऐड करते हैं तो कैसे ऐड होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या बनेगा, a प्लस 1 b प्लस 2 c प्लस 3। तो इसका जब आप ट्रेस निकालेंगे तो इन तीनों का टोटल होगा, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 6। इसका ट्रेस क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और इसका ट्रेस क्या है 6। तो डेफिनेटली ट्रेस ऑफ a plus b is equal to trace of a plus trace of b. Similarly, you can check all these properties. चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली याद भी रखिए ये सब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं और सबकी सब ट्रू है ना। देखो ट्रांसपोज करने से ट्रेस नहीं बदलता ना, ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सम भी चेंज नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन के चारों आंसर सही है। ओके बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको fx तो गिवन है, देखो sin पाई x, और gx जो है वो है x माइनस बॉक्स x, यानी बेसिकली ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ये फ्रैक्शन पार्ट x फंक्शन, राइट। अब मुझे कुछ ऑप्शन चेक करने तो आ जाओ। पहले ऑप्शन में आता है कि क्या gx fx से छोटा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो इसका आंसर बड़ी आसानी से हमको मिल जाएगा अगर हम इनके ग्राफ बना लें, राइट। तो अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ x बिलोंग्स टू 0 to 1 की, तो यहाँ देखिए कि ये जो gx है बेसिकली ये तो x ही हो गया, क्योंकि इस रेंज में तो बॉक्स x का वैल्यू क्या होता है, 0।
तो यहाँ gx बराबर हो गया x। चलिए अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, तो वहां से आपको कुछ ऑप्शन सीधे सीधे नजर आ जाएंगे। सो लेट दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो बेटा gx तो हो गया, सीधे सीधे लाइन हो गई y बराबर x वाली, ये लाइन मान लेते हैं। दिस इज y इक्वल टू x यानी कि gx, और ये है पॉइंट 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे ये जीरो वाला 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, जीरो वाला पॉइंट भी, कि हमें ओपन इंटरवल में बात करनी है। अब देखो दूसरा मुझे बनाना है y बराबर साइन पाई एक्स। आप देखिए जीरो पे वैल्यू जीरो आएगी इसकी, और व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1 दिस विल बिकम पाई, तो साइन पाई भी जीरो हो जाएगा। पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू आएगी, देखो पाई बाई 2 पे वैल्यू आएगी बच्चों, सॉरी हाफ पे, x इक्वल टू हाफ पे यहाँ बनेगा साइन पाई बाई 2, तो वैल्यू आएगी 1। और इस लाइन पे ये पॉइंट है हाफ कॉमा हाफ, तो इसके ऊपर यहाँ पे 1 हाइट हो रही है। तो ये साइन का जो ग्राफ है आपका वो यहाँ से वैसा ही ग्राफ होगा जैसा कि साइन एक्स का होता है 0 से पाई में, राइट। तो ये ग्राफ है कुछ इस तरह से। तो दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू जी एक्स। अब इसको देख के बताओ क्या पूरे इंटरवल में जी एक्स एफ एक्स के नीचे ही है, तो आप पाओगे नहीं है, इसके बाद में इस पॉइंट के बाद में जी एक्स बड़ा हो जाएगा एफ एक्स से। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है कि जी एक्स का इंटीग्रेशन और एफ एक्स का इंटीग्रेशन में कौन बड़ा है, तो देखो बड़ा आसान है बेटा, ये तो आप इंटीग्रेट कर लो 0 to 1। gx की बात करूं तो gx से x यहाँ पे dx, तो ये x स्क्वायर बाई 2 हो गया, यानी कि हाफ आ जाएगा लिमिट पुट करोगे तो ये तो हो गई LHS अपनी, राइट। RHS पे आते हैं। RHS में देखें अगर हम, तो हमें किसको इंटीग्रेट करना है, 0 to 1 में साइन पाई एक्स को, तो साइन पाई एक्स dx देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos पाई एक्स अपॉन पाई, 1 बाई पाई और cos पाई एक्स, और उसमें आप ये लिमिट डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, देखो cos पाई एक्स, और उसमें आप लिमिट डाल दीजिए 0 से 1 और माइनस यहाँ लगा दो, साइन का इंटीग्रेशन में माइनस cos पाई एक्स आएगा। अब आप ये लिमिट पुट करो देखो, तो आपको मिल जाएगा फाइनली कितना मिलेगा, साइन cos पाई माइनस 1 cos 0 1, तो सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस, तो कुल मिला के ये आ गया बच्चों 2 अपॉन पाई। अब बताओ 2 अपॉन पाई और हाफ में कौन बड़ा है भाई, हाफ और 2 अपॉन पाई। देखो ऐसे नहीं डिसाइड कर पा रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर पाई इधर 4, तो जाहिर सी बात है यही बड़ा हुआ। तो 2 अपॉन पाई यानी RHS बड़ी है LHS से, और ऐसा ही बोला जा रहा है, तो B बिल्कुल करेक्ट आंसर। C पे भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले D देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट x0 बिटवीन 0 and 1 वेयर fx0 and gx0 आर इक्वल। तो बिल्कुल देखो ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है x0 जहाँ पे दोनों ग्राफ बराबर हो गए हैं, यानी fx और gx बराबर हो गए, और ये इकलौता ही पॉइंट है, तो इसलिए बच्चों D भी सही है। अब आते हैं C पे। C को मैंने अलग से इसलिए ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पे किस पे बात करनी है, x टेंड्स टू 1 प्लस पे। तो देखो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो fx तो वही होगा बच्चों साइन पाई x, राइट, इसमें कोई डाउट ही नहीं। gx क्या बन जाएगा, 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा आगे, तो 1 से थोड़ा आगे बॉक्स x का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे x माइनस 1। अब आप यहाँ पे चाहे एल हॉस्पिटल लगा लो, चाहे x की जगह 1 प्लस h पुट कर दो, राइट। तो मैं यहाँ पे x की जगह 1 प्लस h पुट करके आपको बता देता हूँ, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और अगर आप 1 प्लस h डालोगे बच्चों यहाँ तो आएगा h, यहाँ हो जाएगा कितना, साइन ऑफ, आई होप ये नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, देखो ऐसा बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, डिनोमिनेटर में तो h हो गया बच्चों, ऊपर हो जाएगा साइन ऑफ पाई h, तो पाई यहाँ लिख दो, पाई यहाँ लिख दो, करेक्ट। और अब अगर हम इसमें लिमिट लगा देते हैं तो साइन पाई h अपॉन पाई h दिस विल बिकम 1, और बच गया कितना पाई, आपको यहाँ कितना मिला पाई। तो इस तरह से ये जो सी ऑप्शन है इसका ये रॉन्ग हो गया, तो दो ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, ए और डी। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। Let's see with the set of all complex number. Consider the function h from C to C defined by hz equals to iota z then. तो देखो पहली बात तो इस चीज का ज्योमेट्रिकल मतलब समझो, hz किसके बराबर आपको बोल रहा है, ये आयोटा z। तो इस फंक्शन के इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन, तो मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाऊं तो देखो ये रिलेशन होता है बच्चों कि ये कहीं भी अगर आप नंबर लेते हैं z, राइट,
तो उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, तो आयोटा जेड का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा जितना जेड का मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा। देखो आयोटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, राइट। और जेड है मान लो आर ई पावर आयोटा थीटा, तो जो ये रिजल्ट आया फाइनली ये क्या हो गया, आर और ई पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस थीटा। यानी कि क्या चेंजेस होता है कि आर्ग्यूमेंट में पाई बाई 2 ऐड हो जाता है। यानी अगर ये जेड है तो इसको आप ओरिजिन से मिलाओ पहले ऐसे, और अब यहां से 90 डिग्री इसको रोटेट कर दो यूं, तो ये आएगा आयोटा जेड। कितना रोटेट किया, 90 डिग्री, और किधर रोटेट किया है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिए जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पोजीशन में क्या होता है, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आंसर करेंगे। देखो पहला ऑप्शन क्या है कि H मैप द यूनिट सर्कल S टू S, मतलब एक सर्किल है यूनिट सर्किल जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, राइट, और ये सर्किल है ऐसे। तो ये कह रहा है कि इस पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लिया आपने, जैसे यही जेड ले लिया, तो अब अगर हम इसका H फंक्शन निकालें तो क्या वो वापस से इसी सेट पे आएगा, तो बिल्कुल आएगा भाई, क्योंकि देखो ये रेडियस तो चेंज होनी नहीं है। तो अगर ये जेड है तो यहाँ से 90 डिग्री पे इधर ये 90 डिग्री एंगल पे ये कौन आएगा, आयोटा जेड, लेकिन वो आएगा इसी सर्किल पे। तो इसलिए एस के हर एक एलिमेंट की जो इमेज आएगी इस फंक्शन में वो वापस सेट एस में ही आएगी। तो इसका मतलब ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब आता है सेकंड बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में ये क्या कह रहा है कि जो अपर हाफ प्लेन है उसको एच बोल देते हैं, ये वाला प्लेन ऊपर वाला, राइट। तो क्या ये प्लेन को एच, इसमें कोई भी पॉइंट लोगे तो आयोटा जेड भी क्या वापस इसी प्लेन में आएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। ये देखो जैसे आपने यहाँ जेड ले लिया, करेक्ट, तो आयोटा जेड कहाँ आएगा, अब आप इसको, ये जेड है, इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे ऐसे तो यहाँ चला गया, ये आयोटा जेड हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया, ये अपर हाफ प्लेन पे नहीं आया, तो इसलिए डेफिनेटली बी गलत है। सी आ जाओ, एच मैप द यूनिट स्क्वायर सेंटर्ड एट 0 टू इटसेल्फ, ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, राइट। अब आप कोई भी एक स्क्वायर बना दीजिए यहाँ पे जिसका सेंटर यहाँ हो, राइट। तो जैसे कोई भी एक स्क्वायर अगर मैं बनाता हूं, ये मान लो मैंने एक स्क्वायर बना लिया है ऐसे, ओके। अब इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे ऐसे, सेंटर एट 0 है ना ये, राइट, तो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये अगर जेड है तो आयोटा जेड कहाँ होगा, इससे 90 डिग्री इधर, ओके। और देखो बच्चों ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, राइट। तो अब आप पाओगे कि ये जो आयोटा जेड आएगा ये भी कहाँ मिलेगा आपको, इसी स्क्वायर पे मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री आप इसको देख सकते हो, राइट। तो इसलिए सही है ऑप्शन सी भी। डी क्या है, देखो एच ओ एच क्या होगा, डी ऑप्शन देखने के लिए सी को यहाँ छोड़ता हूँ, डी ऑप्शन का आता है एच ओ एच जेड हो जाएगा बच्चों आयोटा ऑफ आयोटा जेड, यानी कि माइनस जेड, राइट। तो एच ओ एच मैप्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन टू दैट लाइन। ओके, देखो इसको समझिए, जेड को अगर मैं मान लेता हूं बच्चों कि ये है एक्स कॉमा वाई, तो माइनस जेड क्या हो जाएगा भाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, राइट। तो अगर कोई पॉइंट मैं ऐसा लेता हूं जो कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स पे है, करेक्ट, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो अल्फा बीटा, तो वो इसको सेटिस्फाई करता है भाई, यानी कि बीटा बराबर हो गया एम और माइनस अल्फा। अब आप ऐसे देखो कि इस पे अगर मैं ये फंक्शन लगा दूं एच ओ एच, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। क्या माइनस अल्फा माइनस बीटा भी इसी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो बिल्कुल देखिए अगर आप ये यहाँ डालते तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बीटा बराबर, जब मैं यहाँ गड़बड़ कर गया, एम इंटू अल्फा है ये, माइनस बीटा बराबर एम इंटू माइनस अल्फा यहाँ मिलेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ मिला बीटा बराबर एम अल्फा, और ये ट्रू है क्योंकि हम पहले देख चुके कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा भी करेगा, यानी कि अगर आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेके इसको फंक्शन एच ओ एच में पुट करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वापस इसी लाइन पे आएगा। तो इसलिए एच ओ एच मैप्स द स्ट्रेट लाइन टू इटसेल्फ, तो इसलिए भैया डी ऑप्शन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है।
तो ये डिस्कशन था देखो नेक्स्ट 2015 के क्वेश्चन पेपर का। और पार्ट बी में जैसा आपने देखा जो क्वेश्चन है वो काफी कॉन्सेप्चुअल थे, जेई एडवांस के लाइव क्वेश्चन है ये। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा बच्चों। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप खुद भी किसी पेपर का या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एज सुन एज जब भी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।